हेलो ऑल, वेलकम टू पीएचएस एजुकेशन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 1 के बारे में। ठीक है, यूनिट 1 विच इज़ ह्यूमन बीइंग एंड नेचर। आप में से कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग टू प्रिपेयर लेक्चर ऑन यूनिट 1। ठीक है, तो उनके डिमांड की बेसिस पे हमने ये वीडियोस बनाए हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट सीरीज ऑफ आइदर 2 to 3 वीडियोज़ ओनली। ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, हमने यूनिट 2 ऑलरेडी पढ़ लिया है सब कुछ, तो वी नो द कीवर्ड्स। तो मुझे एक एक कीवर्ड्स को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसा मान के ही चलूँगी कि आपने वो वीडियोस सारे देख लिए हैं यूनिट 2 के। ठीक है, और यू नो अबाउट ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ कि आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इट विल हेल्प अस टू नो मोर और टू रीच आवर रिलेवेंट ऑडियंस। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आपके यूनिट 1 का टॉपिक है विच इज़ मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोलॉजिकल थॉट। तो व्हाट इज़ मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोलॉजिकल थॉट? तो इसमें हम बात करें तो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब यही होता है कि आप किसी चीज़ को लेकर के आप अपना एक परसेप्शन बना लेते हो, एक माइंड सेटअप कर लेते हो, और फिर आप उसको ओवर द टाइम वैसे ही फिगर आउट करते हो, वैसे ही देखते हो। ठीक है, तो मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोलॉजिकल थॉट भी कुछ ऐसा ही है, विच हैज़ इवॉल्व इनटू वेरियस स्कूल ऑफ थॉट। इसमें कई सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं, ईच ऑफरिंग अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन हाउ इकोसिस्टम फंक्शन एंड हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बेसिकली फिलोसोफर आए हैं। ठीक है, फिलोसोफर आए हैं और इन फिलोसोफर्स ने अपनी अपनी थॉट्स को शेयर करा है, अपने अपने थॉट्स को बताया है। तो उनको हम बोलते हैं डिफरेंट स्कूल ऑफ इकोलॉजिकल थॉट। और इन्होंने किसके बारे में बताया, क्यों वी आर डिस्कसिंग दिस मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोलॉजिकल थॉट? इन्होंने बताया है इकोलॉजी वर्ड इज देयर, तो ऑब्वियसली इकोलॉजी के बारे में बताया है। मतलब हमारा जो इकोसिस्टम है उसका इंटरेक्शन ह्यूमन बीइंग के साथ कैसा होगा। ठीक है, या अपोजिट वाइस वर्सा, ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन हमारे इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट के साथ कैसा है, इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट के साथ कैसा है। इस चीज़ को हम पढ़ते हैं मॉडर्न स्कूल ऑफ इकोलॉजिकल थॉट। हमारा इन्वायरमेंट को लेकर, इकोलॉजी को लेकर, बायोडाइवर्सिटी को लेकर के क्या परसेप्शन है, ह्यूमंस का क्या परसेप्शन है, दिस वी आर गोइंग टू कवर इन डिफरेंट सेट्स ऑफ स्कूल्स ऑफ इकोलॉजिकल थॉट। ठीक है, तो जो मॉडर्न इकोलॉजी है वो थोड़ा डाइवर्स सोचता है। डाइवर्स कैसे सोचता है? उसमें आपको सब कुछ देखने को मिलता है। देयर इज अ ब्लेंडिंग, मिक्स्ड है किसका, साइंस का, अलग अलग फिलोसोफर्स की थिंकिंग का, सिस्टम थिंकिंग, एथिक्स का और ह्यूमन डायमेंशंस का। ठीक है, तो इन सब का मिला जुला करके कुछ बना हुआ एक मिश्रण है विच इज कॉल्ड मॉडर्न इकोलॉजिकल थॉट। ठीक है, तो हमें ये जो स्कूल ऑफ डिफरेंट थॉट्स हैं ये हेल्प करते हैं टू टैकल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस मोर होलिस्टिकली। तो ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं कि कौन से फिलोसोफर ने हमारे इंटरेक्शन को लेकर के, इकोसिस्टम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन को लेकर के क्या बात कही है। तो हमारा बेसिक मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी ओरिएंटेशंस हैं, जो भी पर्सपेक्टिव है, जो भी माइंडसेट है, उसको हम यूज़ करें इन्वायरमेंट से रिलेटेड। आज के टाइम में जो भी प्रेजेंट सिनेरियो में जो भी चैलेंजेस है उसको फेस करने के लिए। ठीक है, और उसको फेस करने के लिए, उसको डील करने के लिए इन अ होलिस्टिकली वे। होलिस्टिकली मतलब ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल सारे पर्सपेक्टिव से उनको डील करना बेसिकली। ठीक है, दैट्स व्हाई वी try to learn different sets of thought. Okay,
ठीक है, सो हियर आर अ लिस्ट ऑफ मॉडर्न इकोलॉजिकल थॉट्स। इसमें हम पढ़ेंगे इको सिस्टम इकोलॉजी के बारे में, पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में। इकोसिस्टम इकोलॉजी फोकस करता है ज़्यादा एनर्जी फ्लो पे, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पे। अब देखो ये सब टर्म्स जो है ना मैंने ऑलरेडी बता रखा आपको, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स। तो सिंपली इकोसिस्टम की हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि पूरा का सिस्टम होगा, अलग अलग कम्युनिटीज़ होंगी, स्पीशीज़ होगा, उनका आपस में इंटरेक्शन होगा और उनका इंटरेक्शन एबायोटिक कंपोनेंट के साथ भी होगा। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पे ये फोकस करता है बेसिकली। नेक्स्ट जो है हमारा पॉपुलेशन इकोलॉजी, ये पॉपुलेशन डायनामिक और स्पीशीज, मतलब स्पीशीज के अलग अलग पॉपुलेशन डायनामिक्स को समझता है या उस पर चर्चा करता है। ठीक है, कम्युनिटी इकोलॉजी, कम्युनिटी हमें पता है कि डिफरेंट पॉपुलेशंस, डिफरेंट सेट ऑफ पॉपुलेशंस फॉर्म टुगेदर अ कम्युनिटी। जैसे ये पॉपुलेशन है स्पीशीज ए का, ये पॉपुलेशन है स्पीशीज बी का, ये पॉपुलेशन है स्पीशीज सी का। तो इनको अगर हम कंबाइन करें और इनका आपस में इंटरेक्शन प्लस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन देखें, देन वी विल कंसीडर देम एज अ कम्युनिटी इकोलॉजी। लैंडस्केप बहुत ब्रॉड लेवल पे होता है। ये स्टडीज स्पेशियल पैटर्न एंड प्रोसेसेस कि ओवर द लैंडस्केप क्या पैटर्न है, डिजर्ट में कैसा पैटर्न है, फॉरेस्ट में क्या पैटर्न है। ठीक है, इस तरह का। ह्यूमन इकोलॉजी, ये ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है, ह्यूमन पे फोकस करता है। इन्वेस्टिगेट ह्यूमन इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप। डीप इकोलॉजी क्या होता है, ये भी फिलॉसफी का पार्ट है। ठीक है, इसमें अलग अलग एथिकल अप्रोच हैं कि ह्यूमन किस तरह से चीज़ों को ले सकता है, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच से ले सकता है, नॉन ह्यूमन, वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट इट। ठीक है, इंडस्ट्रियल इकोलॉजी की बात करें तो वो अप्लाई करता है इकोलॉजी टू इंडस्ट्रियल सिस्टम, मतलब जो भी हमारा इन्वायरमेंट है या इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ इंडस्ट्रियल सिस्टम के लिए। ठीक है, रिस्टोरेशन इकोलॉजी, ये बेसिकली जो सिस्टम या जो इन्वायरमेंटल सिस्टम है जिसको हमने ख़राब कर दिया है उसको वापस से बैक टू इनिशियल्स कैसे लाएं, मतलब वापस से उसको रेमिडिएट कैसे करें, रिहेबिलिटेट कैसे करें, उस पर बात करते हैं। चलिए एक एक करके हम इनको देखेंगे। सबसे पहले आता है आपका इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो इकोसिस्टम हमने पूरा पढ़ रखा है। ये किस पे फोकस करता है, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। यहाँ पे अलग अलग ट्रॉपिक लेवल होते हैं, 10% लॉ फॉलो करता है। ठीक है, एनर्जी फ्लो होता है इन अ यूनी डायरेक्शनल वे। एनर्जी फ्लो मॉडल्स हैं अलग अलग। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है, मतलब फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू टॉप कंज्यूमर्स कैसे न्यूट्रिएंट फ्लो कर रहा है, एंड देन अगेन हाउ इट कम्स बैक टू द सॉइल बिकॉज ऑफ डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, और ये था आपका ग्रेजिंग फूड चेन। ये सारा डिटेल में मैंने वहाँ पे पढ़ा है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो इन केस आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, तो इकोसिस्टम इकोलॉजी अलग अलग एक्सपेक्ट ऑफ इकोसिस्टम पे फोकस करता है। बायोटिक जो कि फंडामेंटल यूनिट होते हैं इसके स्टडीज़ के, और सिस्टम लेवल एनालिसिस और मॉडलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी की। तो ये हमें बताता है कि किसी भी स्पीशीज़ का ग्रोथ पैटर्न कैसा है। ठीक है, ग्रोथ पैटर्न कैसा है, वो स्पीशीज़ अपने पॉपुलेशन को कैसे रेगुलेट कर रहा है, और उनके पॉपुलेशन के इंडिविजुअल का आपस में इंटरेक्शन कैसा है। ओके, तो ओवरऑल पॉपुलेशन डायनेमिक्स, मतलब जो फ्लक्चुएशन है पॉपुलेशन में, चेंज है, तो चेंज किस तरह हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्यूचर में जाकर के पॉपुलेशन किस तरह से ग्रो करेगी, डिक्लाइन होएगी या स्टेबल रहेगी, ये सारे पर्सपेक्टिव। तो ये
मतलब पॉपुलेशन इकोलॉजी पे हम फोकस करके बेसिकली कंजर्वेशन पे फोकस कर सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है किसी भी स्पीशीज की वो मेंटेन्ड रहे। ठीक है, तो उनका बर्थ रेट ऐसा हो कि ओवर द टाइम वो एक स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न शो करें। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल, रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। कोर कॉन्सेप्ट क्या है? कैरिंग कैपेसिटी, के और आर का आपको याद आ रहा होगा। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज, पॉपुलेशन मॉडल्स। तीसरा है आपका कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी जो फोकस करता है वो अलग अलग स्पीशीज़ के इंटरेक्शन पे बात करता है। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस देखे थे, म्यूचुअलिज्म, कमेंशलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, इमेंसिलिज्म एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये एग्जामिन करता है स्पीशीज़ का इंटरेक्शन कि आपस में अलग अलग स्पीशीज़ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सपोज ये एक स्पीशीज़ है, ये दूसरा स्पीशीज़ है, तो इनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है, वो उसके ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, इनिबिट कर रहा है, ये इसके ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, इनिबिट कर रहा है। ठीक है, किस तरह से ये आपस में एक सिस्टम में साथ रह रहे हैं, बेसिकली इस इंटरेक्शन की स्टडी होती है। एक्सप्लोर करता है स्पीशीज़ के कंपोजिशन को, किस एरिया में कितना स्पीशीज़ कंपोजिशन है, उस हिसाब से हम डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा उतना ज़्यादा ही सिस्टम कैसा होगा, इकोसिस्टम स्टेबल होगा। अगर डाइवर्सिटी कम होएगी तो स्टेबिलिटी भी कम होएगी। ठीक है, और कम्युनिटी इकोलॉजी हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निश देता है, सक्सेशन देता है, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर बताता है, ट्रॉफिक लेवल्स वगैरह भी आप इसमें पढ़ते हैं। लैंडस्केप इकोलॉजी एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, और ये एक पैटर्न के बारे में बात करता है कि ओवर द टाइम इस एरिया में कैसा पैटर्न रहा है बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंडस्केप। जैसे कि अगर आप सी या ओशन की बात करोगे तो वहाँ पे कम्युनिटी इकोलॉजी इकोसिस्टम पूरा डिफरेंट होएगा एज कम्पेयर टू डेजर्ट इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये आप पूरे के पूरे लैंडस्केप की बात करते हो। तो लैंडस्केप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो गया, एक ब्रॉडर एरिया हो गया, उसको आप फिजिकली ज़्यादा नहीं देख सकते। अलग अलग टेक्नोलॉजीज आई हैं, GIS रिमोट सेंसिंग टूल्स हैं जिनके थ्रू आप लैंडस्केप इकोलॉजी की स्टडी कर सकते हो। और ये हमें बताता है कि हैबिटेट किस तरह से फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस में वन ऑफ द मेजर रीज़न वाज द हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन या हैबिटेट लॉस। तो आप इसकी स्टडी करके ये बता सकते हो कि कहाँ का कितना एरिया, सपोज किस फॉरेस्ट का, कोई फॉरेस्ट है जिसका बहुत सारा एरिया इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, ठीक है, लिया जा रहा है, तो आप ब्रॉडर लेवल पे GIS का रिमोट सेंसिंग का यूज़ करके आप देख सकते हो कि यहाँ का लैंड कवर, ग्रीन कवर किस तरह से चेंज हो रहा है ओवर द टाइम। ठीक है, और ये हमें हेल्प करता है कंजर्वेशन टाइप की स्टडी में, कंजर्वेशनल स्टडी में हमें हेल्प करेगा लैंडस्केप इकोलॉजी। नेक्स्ट है ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी की बात करें तो ये इन्वेस्टिगेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ये अभी हम सिर्फ ह्यूमन की बात कर रहे हैं, दूसरे एनिमल्स की बात नहीं कर रहे। तो ह्यूमन का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन, ये उसके बारे में स्टडी करता है। इंक्लूड स्ट्रक्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ये आपको याद रखना है, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करता है इस इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में। और ये इंटरडिसिप्लिनरी है, कनेक्ट करता है इकोलॉजी को विद एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, अलग अलग फील्ड को, अगेन इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब आपको पता है, अलग अलग डिसिप्लिन्स को ये क्या करता है, एक साथ लेकर आता है, डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू देता है। ठीक है, कि अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग फील्ड को हम कैसे एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी क्या होता है? ये एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है जो कि एथिकल अप्रोच देता है इकोलॉजी को डील करने के लिए।
ठीक है, एथिकली मॉरली बात होती है कि देयर इज ओनली वन अर्थ एंड दैट अर्थ इज फॉर एवरीवन। ठीक है, एवरीवन, सबके लिए, जितना हमारे लिए है उतना ही किसी एक छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए, सपोज बैक्टीरिया, एलिफेंट, तो सबके लिए अर्थ बराबर है, सेम है। तो दिस इज अ एथिकल एंड मोरल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी। इम्फेसाइज करता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, की सारे लाइफ फॉर्म्स इम्पॉर्टेंट है अर्थ पे। इट्स नॉट ओनली अबाउट ह्यूमंस, सिर्फ ह्यूमंस के बारे में नहीं होता। एडवोकेट्स फॉर रेडिकल शिफ्ट इन ह्यूमन बिहेवियर एंड वैल्यू टूवर्ड्स नेचर। पहले के टाइम में कल्चरल और एथिकल वैल्यूज थे नेचर के, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से नेचर को रिस्पेक्ट करते थे या पूछते थे बेसिकली। ठीक है, बट आज के टाइम में सिर्फ रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए नेचर का यूज किया जाने लग गया। ठीक है, तो ये एक ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ है ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में, कि पहले तो नेचर क्या होता था, नेचर को ही पूजते थे। ठीक है, गॉड के जगह नेचर होता था, बट अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, रिसोर्सेज के लिए नेचर को यूज किया जा रहा है। ठीक है, कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन। तो इस तरह का ग्रेजुअल शिफ्ट भी देखने मिलता है। ठीक है, और इन सब को हम डील करेंगे डीप इकोलॉजी में। इंडस्ट्रियल इकोलॉजी की बात करें तो जो भी इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं इकोसिस्टम में, जो भी प्रिंसिपल हैं, जो डेटाज हैं, जिस तरह से काम होता है, ऑब्जर्वेशन है, उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे अप्लाई करना, इंडस्ट्रीज में अप्लाई करना। इन्वॉल्व लाइफ साइकिल असेसमेंट और रिसोर्स एफिशिएंसी। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप होता है सर्कुलर इकोनॉमी का, मिमिक करता है नेचुरल साइकिल को, क्योंकि इंडस्ट्री या फिर कोई भी आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, वो नेचर के लॉज पे ही फॉलो करता है। तो नेचर के जो लॉज हैं दैट आर वैलिड एवरीवेयर, चाहे आप उनको लैबोरेटरी स्केल पे लेके जाओ, चाहे आप इंडस्ट्रियल स्केल पे लेके जाओ, जो नेचर में रियल है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, वो हर जगह होगा, वो हर जगह होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज देर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। तो आप अपने नेचुरल सिस्टम में दही जमा रहे हो बैक्टीरिया का यूज़ करके, अगर सेम कंडीशंस आप दोगे उसको, तो वो लेबोरेटरी में भी यूज़ होगा, वो इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होगा। तो नेचर के छोटे छोटे लॉज जो होते हैं दैट इज वेरी इफेक्टिव फॉर ऑल द टेक्नोलॉजी which are building and developing in today's world. Okay, रिस्टोरेशन इकोलॉजी की बात करें तो ये फोकस करता है जो भी डिग्रेडेड हमारा इन्वायरमेंट है, अब हम लोग ओवर एक्सप्लॉइट तो कर ही रहे हैं उसको, तो डिग्रेडेड इकोसिस्टम है, उसको क्या करना है, वापस से नॉर्मलसी पे लाना है, नॉर्मल कंडीशन पे लाना है। ठीक है, तो ये उस पर फोकस करता है, एंड दिस इज कॉल्ड रिस्टोरेशन इकोलॉजी। यहाँ पे साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को और प्रैक्टिकल जो फिजिबल नेचर में मेथड्स होते हैं उनको इंक्लूड करके हमें क्या करते हैं, कंजर्वेशन पे काम करते हैं और डिग्रेडेड सिस्टम को नॉर्मलसी की तरफ लेकर आते हैं। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें कि बायोडाइवर्सिटी को रिकवर करेंगे, क्लाइमेट चेंज के तरफ रेजिलियंस शो करेंगे, ये सारी चीज़ें इसका पार्ट है। तो दिस आर द 8 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल थॉट। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक था वो है डीप इकोलॉजी एंड वर्सेस सैलो इकोलॉजी। तो डीप इकोलॉजी इन्होंने फर्स्ट टर्म कॉइन किया, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इसका कोर बिलीफ कि डीप इकोलॉजी में क्या मान्यता है, क्या माना जाता है। तो इसमें ये माना जाता है कि नेचर का अपना एक वैल्यू है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, एक इम्पोर्टेंस है जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए
और उसे हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए नहीं, ओवरऑल ओवरऑल नेचर के लिए। ठीक है, नेचर हैज इंट्रिंसिक वैल्यू, इट शुड बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व फॉर इट्स ओन शेक, नॉट जस्ट फॉर ह्यूमन बेनिफिट। नेचर के खुद के लिए हमें उनको रिस्पेक्ट करना है और प्रिजर्व करके रखना है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के बेनिफिट के लिए नहीं रखना है। आप सिर्फ ऐसे होकर नहीं सोच सकते कि पेड़ इसलिए लगाने चाहिए या पेड़ इसलिए नहीं काटना चाहिए क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है ना। अगर आप ऐसा सोचते हो तो वो शैलो इकोलॉजी होता है। बट आप ऐसा सोचते हो कि पेड़ हमारे नेचर के लिए ज़रूरी है, ठीक है, प्रकृति के लिए ज़रूरी है और हमारे लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, अर्थ पे पेड़ होना इम्पॉर्टेंट है। आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोच रहे हो, आप हर चीज़ ह्यूमन के रिस्पेक्ट में नहीं सोच रहे हो। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच नहीं है ये, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच नहीं है, ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। तो पर्सपेक्टिव क्या है इसमें कि ये एक रेडिकल शिफ्ट है इन हाउ ह्यूमंस रिलेट टू नेचर। इट चैलेंजेस कंज्यूमरिज्म एंड डोमिनेट सोशल पैराडिगम। ठीक है, कंज्यूमरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये इसको धराशायी करता है और सोशल पैराडिगम्स पे फोकस करता है। ठीक है, तो ये रेडिकल शिफ्ट देता है, वकालत करता है नेचर का ज़्यादा और ह्यूमन कंजप्शन पे कम फोकस करता है। मेन गोल क्या है डीप इकोलॉजी का? प्रोटेक्ट करना इकोसिस्टम को पूरी तरह से एंटायरली, सिर्फ हमारे यूटिलिटी के लिए नहीं, सिर्फ ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं, ओवरऑल इकोसिस्टम आर इम्पॉर्टेंट। इस बिहाफ पे, इस मेंटेलिटी और पर्सपेक्टिव के साथ हमें उनको कंजर्व करना है। दूसरा है प्रमोट बायोसेंट्रिक इक्वालिटी, कि सारे के सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं वो बराबर हैं और सबका समान अधिकार है पृथ्वी पे, अर्थ पे। ठीक है, अर्थ पे सबका समान अधिकार है। तो ये बायोसेंट्रिक इक्वालिटी वाला अप्रोच कहाँ आता है? डीप इकोलॉजी में आता है। इनकरेज लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड सिस्टमेटिक रिफॉर्म। इनकरेज करना, जैसे सपोज आप हमारे यहाँ देख लो, VVIPs जो भी हैं, ये कहीं भी जाएंगे तो कितना ज़्यादा इनके पीछे रिसोर्सेज लगता है। ठीक है, आर्मी लगती है, तो अल्टीमेटली लोड किसके ऊपर बढ़ता है? नेचर के ऊपर बढ़ता है। इनका कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। आप देख लो अंबानी के घर में जितना बिजली यूज़ होता होगा, शायद उतना पूरा एक शहर, छोटा कोई शहर है तो वो पूरा उतना सिटी उतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ले। तो ये इनकरेज करता है। डीप इकोलॉजी पे जो लोग बिलीव करते हैं वो इस सिस्टम पे बिलीव करते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल इस तरह से होना चाहिए कि हम रिसोर्सेज को मिनिमम यूज करें, सो दैट हमारे नेचर पे लोड ना पड़े। ठीक है, और इसको बोलते हैं सस्टेनेबल लिविंग। सस्टेनेबल लिविंग, लो कार्बन फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट है आजकल। ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। तो ये सब डीप इकोलॉजी की तरफ फोकस करता है थोड़ा। शैलो इकोलॉजी क्या है? शैलो इकोलॉजी फोकस करता है कंसर्न विथ रिसोर्स कंजर्वेशन। हमें मतलब है नेचर के रिसोर्सेज से और हमें उन्हें बचा के रखना है सो दैट वो हमारे फ्यूचर में काम आए। ठीक है, और पॉल्यूशन कंट्रोल भी जो हम कर रहे हैं वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं कि पॉल्यूशन ज़्यादा है, हवा गंदी हो जाएगी तो हम कैसे सांस लेंगे, फ्यूचर में जाके एक एक बॉटल ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर कंजर्विंग नेचर। ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ह्यूमन हेल्थ और वेलबींग के रिस्पेक्ट में हम सारी चीज़ें करते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन करते हैं। पर्सपेक्टिव क्या है? वर्क्स विद इन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम टू सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो जो भी प्रेजेंट सिनेरियो है, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, उसमें उनके बाउंड्रीज में रह के, मतलब पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल बाउंड्रीज में रह के
हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हमारे जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पॉल्यूशन का, क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, तो जब आप ग्लोबल स्केल पे भी देखोगे तो पॉलिटिकली तरीके से और हर चीज़ पे एक इकोनॉमिक होती है, पैसा होता है, तो उस मार्जिन के साथ लोग अलग अलग तरह से कोशिश कर रहे हैं इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की, प्रिजर्व करने की और अच्छा बनाने की। गोल क्या है, प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वेयर इट थ्रेटन्स ह्यूमन इंटरेस्ट। तो जहाँ जहाँ पर भी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ह्यूमन बीइंग के लिए खतरा है, वहाँ वहाँ उसको हमें प्रिजर्व करना है, प्रिवेंट करना है, रोकना है। प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया है, शैलो इकोलॉजी अप्रोच से। तीसरा जो है वो इनकरेज करना इको फ्रेंडली इन टेक्नोलॉजीज को, जो इन्वायरमेंट को ज़्यादा अफेक्ट ना करे, पॉल्यूट ना करे, और प्रैक्टिस करना, ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करना जो अगेन इन्वायरमेंट को ज़्यादा हैम्पर ना करे, बर्डन ना फैलाए, लो कार्बन फुटप्रिंट्स वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, जैसे कि आप सोलर पैनल यूज़ कर रहे हो, ई रिक्शा का यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हो। ठीक है, फॉसिल फ्यूल कम बर्न कर रहे हो, कार नहीं चला रहे हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो। तो ये सब छोटे छोटे प्रैक्टिसेस हैं, डेली लाइफ प्रैक्टिसेस, जिससे आप कंसर्न तरीके से एक सस्टेनेबल लाइफ बिता सकते हो अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करते हुए। ठीक है, तीसरा जो आपका टॉपिक था सिलेबस में, दैट इज स्टीवर्डशिप ऑफ लैंड। इसका मतलब होता है, इट रिफर्स टू द रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, स्पेशली लैंड फॉर द बेनिफिट ऑफ करेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, मतलब सपोज आजकल जो है एक फैशन है इको टूरिज्म के नाम पे, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, वो अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे हैं ऐसे फॉरेस्ट वाले इलाके में, जहाँ पे वो इकोसिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं वहाँ पे, टूरिज्म बढ़ रहा है बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़। तो फैसिलिटीज़ होंगी तो वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, टूरिज्म बढ़ता है। ठीक है, तो इको टूरिज्म मतलब ऐसा इन्वायरमेंटल प्लेस जहाँ पे टूरिज्म बढ़ सकता है, बायोडाइवर्सिटी, नेचर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का क्या हुआ, सपोज आपको ऐसे जगह पे कोई लैंड मिला, तो आपके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मैनेज एंड केयर ऑफ दैट नेचुरल इन्वायरमेंट, क्योंकि आपको पता है कि वो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होगा अगर आप जहाँ पे भी इको टूरिज्म कर रहे हो। ठीक है, तो उसको सस्टेनेबल तरीके से, सपोज आप टूरिस्ट वहाँ जा रही है तो क्या होगा, टार्श वेस्ट जनरेट होंगे, तो उन वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट करना। जो भी वाटर आप नेचुरल रिसोर्सेज से यूज़ कर रहे हो, तो वाटर ड्रेनेज की तरह ऐसे ही वही नहीं छोड़ दो। वाटर जो भी आपका ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर, जो भी आप मतलब सीवेज सिस्टम है, उसको प्रॉपर ट्रीट करो, ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाओ। ठीक है, एनर्जी के लिए आप वहाँ पे फॉसिल फ्यूल बर्न ना करो, आप क्या करो, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, स्टीवर्डशिप ऑफ लैंड की, लैंड के साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है कि आप उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करो और उसका केयर करो। ठीक है, सो दैट वो आज आपके जनरेशन्स के नीड और रिसोर्सेज को फुलफिल कर सके और फ्यूचर जनरेशन को भी काम आए। तो स्टीवर्डशिप ऑफ लैंड यही आपको कहता है। और एक की थिंकर है वेंडल बेरी, तो ही वॉज अ फार्मर, राइटर और इन्वायरमेंटल एडवोकेट थे। इन्होंने मॉरल और स्पिरिचुअल कनेक्शन ऑफ लैंड पे ज़्यादा बात करी है। इन्होंने बड़े सारे दलीलें पेश किए हैं, आर्ग्यूमेंट्स किए हैं दैट
केयरिंग फॉर द लैंड इज़ अ फॉर्म ऑफ केयरिंग फॉर आवर सेल्फ एंड आवर कम्युनिटी। और इन्होंने ये बताया है दुनिया को कि अगर आप लैंड का केयर कर रहे हो, आपके पास जो लैंड है अगर आप उसका केयर कर रहे हो, तो वो हमारा खुद का ध्यान रखना हुआ और हमारे कम्युनिटीज़ का ध्यान रखना हुआ। ठीक है। एडवोकेट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, लोकल इकोनॉमिक्स एंड अ रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप विद नेचर। तो हमें एग्रीकल्चर भी सस्टेनेबल तरीके से प्रैक्टिस करनी है। एग्रीकल्चर में भी लैंड का बहुत मिसयूज़ होता है और अल्टीमेटली बेकार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जो ज़मीन है वो बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोकल इकोनॉमीज को वो प्रमोट करे, मतलब आप लैंड को ऐसे यूज़ करो, कोई भी लैंड, कि वहाँ की जो आसपास का जो कम्युनिटी है उसको इकोनॉमिकली बेनिफिट मिले, और एक रिस्पेक्टफुल अच्छा रिश्ता बनाओ नेचर के साथ। ऐसा नहीं है कि आप ओवर एक्सप्लॉइट करो नेचर को। ये पूरा कहानी आप जब लिंक करोगे तो इको टूरिज्म वाले एग्जाम्पल से भी लिंक करके आप सोच सकते हो कि वेंडल बेरी ने कहने की क्या कोशिश की है कि लैंड के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए लैंड का। कोर आइडिया क्या है इनका कि द लैंड इज़ अ गिफ्ट, एक तोहफा है, नॉट अ कॉमोडिटी टू बी एक्सप्लॉइटेड बाई समथिंग इंटरेस्टेड ऑफ अस। ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि वी आर हियर टू टेक केयर ऑफ लैंड, केयर टेकर है हम, ऑनरशिप नहीं है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, जब आप केयर टेकर होते हो तो आप चीज़ों का ध्यान रखते हो, आप उनको यूज़ करते हो प्लस उनका ध्यान रखते हो और फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन करते हो। ठीक है। सपोज आपके फैमिली का कोई जनरेशनल वेल्थ है, जनरेशनल वेल्थ इन टर्म्स ऑफ लैंड, गोल्ड, एनीथिंग। तो वो क्या होता है, वो आपने देखा होगा कि एक जनरेशन है, सपोज आपके दादाजी की जनरेशन है, उसने उस लैंड को यूज़ किया खेती वेती के पर्पज से, और वो जो भी मतलब रिसोर्सेज थे उसको उन्होंने यूज़ किया, लैंड को यूज़ किया, फिर उनकी लाइफ ख़त्म हो गई, इट पास ऑन टू योर फादर। अब आपके फादर ने यूज़ किया, देन इट पास ऑन टू योर जनरेशन, देन इट विल गोज ऑन एंड ऑन। तो एग्जैक्टली जो इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है हमारा, उसके साथ भी यही होना चाहिए कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो भी पॉपुलेशन है, जो भी कम्युनिटीज़ हैं, वो इसका यूज़ करें अपने रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बट इन अ सस्टेनेबल वे, कि ये डिग्रेड ना हो, ये एक्सप्लॉइट ना हो यहाँ के रिसोर्सेज, फ्यूचर जनरेशन में जाने लायक रहें, कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पे ह्यूमंस हमेशा केयर टेकर है, उनके पास कोई भी ऑनरशिप नहीं है, तो हमें सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए, सॉयल, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, किसी को भी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है, किसी भी तरह के रिसोर्सेज हो, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो। कम्युनिटी एंड प्लेस मैटर। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी की बात थी, तो कुछ ऐसे लोकल स्पीशीज़ होते हैं जो कहीं और नहीं मिलते हैं, ठीक है, जिनको हम नेटिव स्पीशीज़ बोलते हैं। तो वही बात है कि कम्युनिटी और प्लेस जहाँ पे वो रह रही है वो मैटर करता है। ठीक है। अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत देखा जाता है कि यहाँ डैमेज हो गया, वहाँ डैमेज हो गया, यहाँ पे लैंड बैरन हो गई है, यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ों को भी एक सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करना है। तो की प्रैक्टिस ऑफ लैंड स्टीवर्डशिप क्या है कि हमें सॉइल कंजर्व करना है, इरोजन से बचाना है और फर्टिलिटी मेंटेन करनी है सॉइल की, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, सिंथेटिक केमिकल और जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज़ अवॉइड करना है, लोकल फूड सिस्टम्स जैसे स्मॉल फार्म को सपोर्ट करना है रेदर देन फूड माइल्स बनाने में, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन पे जाओगे तो कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू डिग्रेड लैंड। होलिस्टिक लैंड यूज प्लानिंग,
होलिस्टिक लैंड यूज़ प्लानिंग मतलब कि आपको जो भी लैंड आप यूज़ करने जा रहे हो उसको उसकी प्लानिंग ऐसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि ओवर द टाइम वो सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज प्रोड्यूस करते रहे। तो कंबाइन इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में देखा है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। वाई इट मैटर्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लॉन्ग टर्म थिंकिंग ओवर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, ये हमें क्या देता है? इनकरेज करता है कि हम लंबे समय का सोच के चलें, सिर्फ आज के बारे में, आज के मुनाफे, आज के फ़ायदे के बारे में ना सोचें। ठीक है। फोस्टर इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेचर, वही केयर टेकर वाली बात। ठीक है, हमारा एक इथिकल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेचर के लिए, तो उसको समझते हुए, जानते हुए ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। इंस्पायर सस्टेनेबल रीजनरेटिव मतलब वही कि लैंड को स्पेस देना है ग्रो करने का। कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा आप रिसोर्सेज यूज़ करोगे तो वो रीजनरेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, इन फार्मिंग एंड लैंड यूजेस। तो इस कोट के साथ वेंडल बेरी ने एक कोट दिया था, द अर्थ इज वॉट वी ऑल हैव इन कॉमन, मतलब हम सबके पास एक ही अर्थ है। ठीक है, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो वी ऑल हैव वन कॉमन थिंग एंड दैट इज अर्थ। तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, शेयर करना है। वी आर नॉट द ऑनर, ह्यूमंस को कोई ऑनरशिप नहीं है यहाँ पे। वी आर ओनली जस्ट केयर टेकर। ठीक है, एंड वी हैव टू शेयर आवर अर्थ विथ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग हियर। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, और आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस शेयर करिएगा, एंड लेट अस नो इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी अदर यूनिट और टॉपिक यू वांट टू लर्न। ठीक है, थैंक यू सो मच।